क्लास फॉर हिंदू लॉ, और हम लोग उन्हीं टॉपिक्स की चर्चा करेंगे जो ऑलरेडी टॉट है, हम लोगों ने क्लास कर लिया है जिनका। तो सबसे पहले मेरी कोशिश होगी कि हम लोग समरली सभी टॉपिक को टच कर लें, और बिल्कुल हेडिंग हेडिंग केवल, ताकि आपको एक समरी मिल जाए और आप एग्जाम में उसको अच्छे से लिख पाएं या समराइज कर पाएं या रिकॉल कर पाएं उन हेडिंग्स को। तो कोशिश मेरी यही रहेगी। अब आप पहले ध्यान से सुनिएगा चीजों को, और इसके बाद बीच बीच में मैं ब्रेक लेकर के आपको बोलूंगा कि आपकी कोई क्वेरी क्वेश्चन हो। और हालांकि आज का हम लोगों का जो सेशन होगा वो क्वेरी क्वेश्चन का होगा भी नहीं, क्योंकि बेसिक पर्पज जो है वो है सिर्फ और सिर्फ चीजों को रिकॉल कर पाना। लेकिन फिर भी आपकी कोई क्वेरी क्वेश्चन होगा तो लास्ट में हम लोग बात करेंगे उस पर। तो सबसे पहले स्टार्ट किया जाए तो हु इज हिंदू, सबसे पहला जो क्वेश्चन है हम लोगों के हिंदू लॉ के लिए। क्योंकि हिंदू लॉ की बात हो रही है तो स्वाभाविक है कि पहला क्वेश्चन है हु इज हिंदू, और ये क्वेश्चन कभी कभी आपसे पूछा भी जाता है। तो बेसिक जो इसका आंसर दिया गया है आपके एक्ट में कि हु इज हिंदू मीन्स समवन हु इज ए हिंदू, जैन, बुद्धिस्ट और सिख बाय रिलीजन, यानी जिसका रिलीजन ही है हिंदू, जैन, बुद्धिस्ट और सिख। और दूसरी तरफ इस बात को अगर हम जोड़ के देखें तो इसका इस कहने का मतलब कि हिंदू में जैन, बुद्धिस्ट और सिख भी इंक्लूडेड हैं, इंक्लूसिव हैं, ये दो तीनों लोग भी। तो आप दो तरह से इसका मीनिंग निकाल सकते हैं कि जो लोग बाई रिलीजन ही हिंदू, जैन, बुद्धिस्ट, सिख हैं वो सभी हिंदू माने जाते हैं, या हिंदू में सिख, बुद्धिस्ट और सिख भी शामिल। सर दूसरे कौन कौन सा लोग हिंदू चैप्टर हैं? से पढ़ा रहे हैं आप? ये विदाउट चैप्टर है, अभी चैप्टर के बाहर आप हैं। अच्छा, जब मैं क्योंकि आऊंगा एक्ट पे, चैप्टर पे, तो आज बात करूंगा। 7:30 का टाइम था ना, हाँ हाँ हाँ। तो आपने शायद पहले शुरू कर दिया। अरे कहाँ पहले शुरू किया, एकदम ठीक इस समय 7:32 हो रहा है। हाँ नहीं, अभी किया ना, फिर तो ठीक है। सर हाँ वो बिल्कुल लेट बिल्कुल। लेट की आदत है ना सबको। नहीं, लेट देखो भाई, नहीं। अरे नहीं नहीं, सर पे कमेंट नहीं मारो, लेट नहीं है सर, 5 मिनट पहले बैठे हैं, नहीं लेकिन नहीं, 7:30 पे किया है। हम लोगों को आदत है ना लेट करने की। अरे सर हाँ ये कोई डबल कोई खेल नहीं। रहा है। कोई नहीं कोई नहीं, हम लोगों का मकसद जो है उसको हल करते हैं, ये सब तो होता रहेगा। फिर दूसरे लोग किसको हिंदू माना गया? बाई बर्थ। तो पहले वाले में हेडिंग हम बनाएंगे हिंदू बाई रिलीजन, दूसरी हेडिंग बनेगी हमारी हिंदू बाई बर्थ, और तीसरी हेडिंग बनेगी अदर पर्सन, या फिर उसकी हेडिंग हम निगेटिवली बना सकते हैं कि हु इज नॉट ए मुस्लिम, क्रिश्चियन, ज्यूज और पारसी। यानी पहले में हम लोगों ने कहा हिंदू बाई रिलीजन में कौन कौन लोग हैं? समवन हु इज हिंदू, जैन, बुद्धिस्ट और सिख बाई रिलीजन। दूसरी हेडिंग में हिंदू बाई बर्थ में कौन लोग आ जाएंगे? समवन हु इज born to Hindu parents or who has brought up as a Hindu and at least one of the parties या parents is a Hindu, यानी उनका ब्रॉटअप हुआ वो हिंदू की तरह से, और दोनों पेरेंट्स अगर उनके हिंदू नहीं है तब वो हिंदू ब्रॉटअप से नहीं हो जाएंगे, लेकिन उनके दो में से एक पेरेंट कम से कम हिंदू हैं और ब्रॉटअप हिंदू की तरह हुआ है तो वो हिंदू माने जाएंगे। और तीसरी जो कैटेगरी है वो उन लोगों की है जो क्रिश्चियन, मुस्लिम, ज्यूज या पारसी नहीं है, और जो ये शो नहीं कर पाते हैं कि वो किसी दूसरे लॉ से गवर्न होते हैं या दूसरे रिलीजन से गवर्न होते हैं, तो उन सभी लोगों को भी हिंदू मान लिया जाएगा। तो ये तीन तरह के लोग हैं जिनको हिंदू माना गया है। हिंदू बाई रिलीजन, हिंदू, मोबाइल अपना साइलेंट कर लीजिए भाई, हिंदू बाई रिलीजन, हिंदू बाई बर्थ, और एनी अदर पर्सन हु इज नॉट मुस्लिम, क्रिश्चियन, ज्यूज और पारसी। अब इसके बाद दूसरा क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज द सोर्स एंड स्कूल्स ऑफ हिंदू लॉ। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है आपका सोर्स ऑफ हिंदू लॉ, तो इसमें दो तरह के सोर्सेज हैं आपके लिए, एक एंशियंट सोर्सेज हैं और दूसरे मॉडर्न सोर्सेज हैं। तो एंशियंट सोर्सेज में चार तरह के फैक्ट्स हैं जिनके आधार पे आप उनसे रिसोर्स प्राप्त कर पाते हैं। एंशियंट सोर्सेज में पहला श्रुति, दूसरा स्मृति, तीसरा डाइजेस्ट एंड कमेंट्रीज, और चौथा कस्टम्स। तो श्रुति का मतलब जिन जिन बातों को आपने सुना है डिवाइन वॉइसेस के माध्यम से, यानी ईश्वर की वाणी, इसको आप मानते हैं श्रुति, और इसमें आपके वेद वगैरह आते हैं। और स्मृति में वो बातें हैं जो कि डायरेक्ट आपने ईश्वर से नहीं सुनी, लेकिन आप
जब सुन रहे थे तो वो अभी आपकी स्मृति में कुछ चीजें रह गई थी, बची हुई हैं, तो उनको आप कह रहे हैं स्मृति। और इसका एग्जाम्पल है मनु स्मृति वगैरह, ये आपकी स्मृतिज हैं। और इसको आप कह सकते हैं जो आपके, सॉरी मैं उसको वो शब्द रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ, जो क्या उसको बोलते हैं, वेदों के बाद जो आया है वो, चलिए मैं भी रिकॉल कर पाता हूँ तो बता रहा हूँ। मतलब दूसरा जो स्मृति में मनु स्मृति एग्जाम्पल हो गया, और उपनिषद। हाँ उपनिषद, उपनिषद। तो अब इसके बाद डाइजेस्ट एंड कमेंट्रीज। तो डाइजेस्ट एंड कमेंट्रीज किसको आप कह रहे हैं? जिन वो डॉक्यूमेंट्स जो कि श्रुति और स्मृति को एक्सप्लेन करते हैं, जो श्रुति और स्मृति को एक्सप्लेन करने वाले डॉक्यूमेंट्स हैं या राइटिंग्स हैं, उनको आप कह रहे हैं डाइजेस्ट एंड कमेंट्रीज। एंड लास्ट है कस्टम, यानी लंबे समय तक, एंशियंट टाइम से कोई आपका आचार विचार कंडक्ट जो जिसको आप फॉलो कर रहे हैं, और वो लॉ के अगेंस्ट ना हो, पब्लिक मोरालिटी के अगेंस्ट ना हो, तो इन सब बातों को आप कस्टम मानते हैं और उसको भी एज ए लॉ ट्रीट करते हैं आप। अब इसके बाद दूसरा जो सोर्स है आपका मॉडर्न सोर्स, यानी पहला सोर्स था एंशियंट सोर्सेज, और उसमें आपने 4 सोर्सेज की बात की, श्रुति स्मृति डाइजेस्ट एंड कमेंट्रीज और लास्ट कस्टम्स। अब मॉडर्न सोर्स में क्या बात कर रहे हैं आप? मॉडर्न सोर्स में 3 तरह के सोर्सेज हैं, जिसमें पहला है जस्टिस इक्विटी एंड गुड कॉन्शियंस, दूसरा लेजिस्लेशन, तीसरा प्रेसिडेंट्स। तो अब पहले की बात करें जस्टिस इक्विटी एंड गुड कॉन्शियंस की, तो लेजिस्लेशन और प्रेसिडेंट्स के आने के पहले, जब आपके पास कोई कोडिफाइड लॉ नहीं था, कोई कोर्ट का डिसीजन नहीं हुआ करता था, तब जस्टिस इक्विटी और गुड कॉन्शियंस से ही मैटर डिसाइड किए जाते थे, या उन्हीं से हम लोग गवर्न होते थे। कि जो अच्छा माना जाता था, जो नैतिक होता था, जो मोरल होता था, पब्लिक गुड के लिए जो चीजें ठीक होती थी, जो हम मानते थे सही है, उसी से हम गवर्न होते थे। दूसरा फिर लेजिस्लेशन आया, लेजिस्लेशन मीन्स कोडिफाइड लॉ, जब एक्ट आने लगे आपके, अब जैसा कि आपका हिंदू मैरिज एक्ट, हिंदू सक्सेशन एक्ट, ये सब अब माना जाएगा कि ये लेजिस्लेशन है। इसके बाद तीसरा है प्रेसिडेंट्स, यानी गुड कॉन्शियंस के आधार पे, जस्टिस के आधार पे, इक्विटी के आधार पे अगर कोर्ट ने कुछ डिसाइड किया हो, लेजिस्लेशन के आधार पे डिसाइड किया हो, तो वो डिसीजंस जो हैं एक सोर्स बन जाते हैं लॉ के लिए। कैसे? कि जब मान लीजिए किसी पॉइंट ऑफ लॉ पे गैप हो, अभी उस पॉइंट पे कोई लॉ ना हो, और कोर्ट ने कोई अपना ऑर्डर दिया उस जस्टिस इक्विटी और गुड कॉन्शियंस के बेसिस पे, जैसे कि अगर विशाखा केस आपको अगर ध्यान हो, शायद कॉन्स्टिट्यूशन में आपने पढ़ा हो, तो विशाखा केस में था ये कि वर्क प्लेस पे वुमेन के साथ कोई हरासमेंट ना हो, तो इस पे कोई लॉ नहीं था। तो सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइंस इशू की और कहा कि जब तक कोई लॉ नहीं आता है तब तक इन गाइडलाइंस को ही फॉलो किया जाए। तो वो कहीं ना कहीं, और फिर उसके बाद एक्ट आया उसी गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए, तो कहीं ना कहीं वो एक सोर्स है हमारे लॉ के लिए। अब इसके बाद लेजिस्लेशन की बात कर ली आपने और प्रेसिडेंट की बात हो गई, यानी मॉडर्न सोर्स में जस्टिस इक्विटी एंड गुड कॉन्शियंस, दूसरा लेजिस्लेशन और तीसरा प्रेसिडेंट। अब इसके बाद फिर बात आती है कि स्कूल्स ऑफ हिंदू लॉ। तो स्कूल्स ऑफ हिंदू लॉ में आपके 2 मेजर स्कूल्स हैं, मिताक्षरा एंड दायभाग। तो मिताक्षरा जो है आपका, हम लोगों की जो एरिया है यहाँ पे मिताक्षरा से हम लोग गवर्न होते हैं, और इवन आपका पूरा ऑल ओवर इंडिया एक्सेप्ट असम एंड वेस्ट बंगाल, इन 2 स्टेट्स को या आसपास के वहाँ के रीजन्स को छोड़ करके पूरे इंडिया में मिताक्षरा लॉ या मिताक्षरा स्कूल से ही कवर होता है। मिताक्षरा स्कूल को थोड़ा सा एंशियंट माना जाता है, और दायाभाग स्कूल को थोड़ा सा मॉडर्न माना जाता है। और जो कुछ हम आज की डेट में अगर हम बात करें कि हम सक्सेशन लॉ में पढ़ते हैं, वो सभी कहीं ना कहीं अधिकतर गवर्न होता है मिताक्षरा लॉ से। मिताक्षरा लॉ में ये माना जाता है कि बाई बर्थ राइट मिलता है सन को, और डॉटर वगैरह को हमने राइट नहीं दिया था स्टार्टिंग में। बाद में धीरे धीरे जब हिंदू मैरिज एक्ट, हिंदू सक्सेशन एक्ट, ये सब एक्ट आए, तब धीरे धीरे हमने उनको राइट देना स्टार्ट किया, और फिर 2005 में हमने कुछ राइट्स उनको दिए। और उसके पहले हम थोड़ा सा इक्वल ट्रीटमेंट नहीं देते थे, यानी सन और डॉटर दोनों को, यानी
बच्ची और बच्चे को। और मॉडर्न इस सेंस में माना जाता है दाया भाग को कि वो स्टार्टिंग से ही यानी सन और डॉटर दोनों को राइट देने की बात करता था। अब इसके बाद हाँ, दाया भाग जो है वो पिंडदान वाला जो हमारी सेरेमनी है कहीं ना कहीं उस पे बेस करता है, और मिताक्षरा आपका ब्लड रिलेशन पे या बाई बर्थ रिलेशन पे बेस्ड है। अब इसके बाद आ जाते हैं हम लोग अपने एक्ट पे, यानी हिंदू मैरिज एक्ट पे आते हैं हम लोग। हिंदू मैरिज एक्ट, तो हिंदू मैरिज एक्ट का मतलब सबसे पहले हम वैलिडिटी की बात करते हैं कि वैलिड मैरिज की, एसेंशियल कंडीशंस फॉर वैलिड हिंदू मैरिज। तो मैरिज के लिए जो एसेंशियल कंडीशन बताई गई है वो हिंदू मैरिज एक्ट की सेक्शन 5 में बताई गई हैं, और कुल 5 कंडीशन बताई गई हैं। और उन 5 कंडीशन में जो पहली कंडीशन है मोनोगेमी, यानी जो विवाह होगा हम लोगों में हिंदुओं में वो सिर्फ और सिर्फ एक वाइफ या एक हस्बैंड होगा, दूसरा नहीं हो सकता। इसी बात को आप मोनोगेमी कहते हैं। लेकिन अगर आपके स्पाउस की यानी हस्बैंड या वाइफ की डेथ हो जाती है तब आप रीमैरिज कर सकते हैं। रीमैरिज पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। एक वाइफ या हस्बैंड के जीवित रहते हुए दूसरी मैरिज पे रोक है, यानी नीदर पार्टी हैज स्पाउस लिविंग एट द टाइम ऑफ मैरिज, यानी जब आप मैरिज करने जा रहे होंगे तब आपके पास कोई आपका स्पाउस नहीं होना चाहिए, इस बात पे रिस्ट्रिक्शन है। अगर उस स्पाउस की डेथ हो चुकी है, उस स्पाउस ने अपना कन्वर्जन कर लिया है किसी दूसरे रिलीजन में, वो संसार से बाहर चला गया है बिल्कुल, उसके बारे में कुछ भी अता पता नहीं है, इस तरह की कोई कंडीशन होगी तो आप मैरिज कर सकते हैं। डिवोर्स हो चुका हो आपका, यानी डिवोर्स और डेथ को मेन आप मान के चलेंगे कि डिवोर्स और डेथ हो चुकी है तब आप रीमैरिज कर सकते हैं, अदरवाइज आप मैरिज नहीं कर सकते। जैसा कि मैंने कहा, नीदर पार्टी हैज ए स्पाउस लिविंग एट द टाइम ऑफ मैरिज। अब इसके बाद दूसरी कंडीशन जो है वो मेंटल कैपेसिटी, यानी मेंटल कैपेसिटी उस पर्सन की ऐसी होनी चाहिए जिसके साथ आप मैरिज करने जा रहे हैं कि वो कैपेबल हो टू गिविंग ए वैलिड कंसेंट, यानी कंसेंट दे सके वो अपनी उस मैरिज के लिए। दूसरा, फिट फॉर मैरिज एंड प्रोक्रिएशन ऑफ चिल्ड्रेन, इस बात के लिए वो कैपेबल हो। दूसरा, नॉट हैज बीन सब्जेक्ट टू रिकरेंट अटैक्स ऑफ इंसैनिटी, यानी पागलपन के दौरे ना पड़ते हो उसको, इस तरह की कंडीशन का वो व्यक्ति ना हो, तब आप कहेंगे कि उसकी मेंटल कैपेसिटी सही हो, यानी वो सेन पर्सन हो, इनसेन ना हो, कहने का मतलब ये। नेक्स्ट कंडीशन क्या है, एज ऑफ द पार्टीज, तो पार्टीज की एज क्या होनी चाहिए, 18 ईयर्स फॉर ब्राइड एंड 21 ईयर्स फॉर ब्राइड ग्रूम, यानी जो वर होगा उसके लिए 21 ईयर्स और जो वधु होगी उसके लिए 18 ईयर्स की एज होनी चाहिए। हालांकि अब डिबेट एक चल रही है कि अब ब्राइड को भी हम 21 ईयर्स की कैटेगरी में लाएं और इक्वल ट्रीटमेंट दिया जाए दोनों को, इसमें कोई डिस्क्रिमिनेशन ना हो मेल और फीमेल को लेकर के। लेकिन वो मैटर अभी आपका अंडर कंसिडरेशन ऑफ लेजिस्लेशन, या आप कह सकते हैं कि अंडर कंसिडरेशन ऑफ कोर्ट है, तो अभी अभी के लिए आपका 18 एंड 21 ईयर। नेक्स्ट जो कंडीशन है वो डिग्रीज ऑफ प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप नहीं होनी चाहिए, नॉट विद इन द डिग्री ऑफ प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप। इसका मतलब यह है कि कुछ एक गिनती दी गई है जिसका जो आपके हिंदू स्पेशल मैरिज एक्ट है, सॉरी हिंदू स्पेशल मैरिज एक्ट नहीं बल्कि केवल स्पेशल मैरिज एक्ट है, वहां पे लास्ट में आपको एक चार्ट मिलेगा। अगर आपके पास हिंदू मैरिज एक्ट का सॉरी हिंदू लॉ का बेयर एक्ट होगा तो उस बेयर एक्ट में संभवतः एक स्पेशल मैरिज एक्ट का भी बेयर एक्ट होगा, तो उस बेयर एक्ट के लास्ट में ये पूरी लिस्ट दी हुई है। और लिस्ट नहीं भी दी गई है कहीं तो आप बिल्कुल अपने जो आपके अपने फैमिली में कस्टम चली आ रही हो कि मामा के साथ, मौसी के साथ, चाची के साथ, बहन के साथ, फला के साथ शादी नहीं हो सकती, तो वो यही सब रिलेशन है, वो यही रिलेशनशिप है, उन्हीं को आपको देखना है। बाकी कोई वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिलेशंस नहीं है, इसी तरह के रिलेशंस है जिनकी बात की गई है। और फिर लास्ट जो कंडीशन आपकी है वैलिड मैरिज की, सपिंडा रिलेशनशिप, यानी ये भी निगेटिव वे में है, द पार्टीज आर नॉट सपिंडा टू ईच अदर, ये एक दूसरे के सपिंडाज नहीं होने चाहिए। और इनमें भी वही बातें हैं कि मदर की साइड में 3 जनरेशन तक और फादर की जनरेशन में 5 जनरेशन तक के बीच में मैरिज नहीं हो सकती। और उसकी भी लिस्ट ने प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप की बात की
ये दोनों रिलेशनशिप आपस में ओवरलैप कर सकती हैं, इसमें कोई इफ बट नहीं है। क्योंकि जैसे आपने कहा कि मामा मौसी चाची दीदी भैया, तो इसमें कहीं ना कहीं सपिंडास भी आ जाते हैं और कहीं ना कहीं प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप भी होती है। तो इसमें कोई कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, बस मसला आपका ये है कि सपिंडा रिलेशनशिप में मैरिज नहीं हो सकती और डिग्रीज ऑफ प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप में नहीं हो सकती। तो ये 5 कंडीशन जो हैं दी गई हैं वैलिड मैरिज के लिए। क्या क्या? मोनोगेमी, मेंटल कैपेसिटी, एज ऑफ पार्टीज, डिग्रीज ऑफ प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप, सपिंडा रिलेशनशिप, ये आपके सेक्शन 5 में हिंदू मैरिज एक्ट में दिया गया है। लेकिन कहीं ना कहीं जब हम हिंदू मैरिज एक्ट की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब दोनों पार्टीज का हिंदू होना मस्ट है। क्योंकि जैसे ही एक पार्टी हिंदू नहीं होगी तो वो हिंदू मैरिज एक्ट के अंतर्गत मैरिज नहीं हो सकती, फिर वो स्पेशल मैरिज एक्ट के अंतर्गत हो सकती है या कहीं और कैसे भी हो सकती है, लेकिन हिंदू मैरिज एक्ट का सब्जेक्ट मैटर वो नहीं हो सकता अगर पार्टीज हिंदू ना हो। तो ये छठी कंडीशन आप अपने विवेक से अपने इस चूंकि बैरक्ट की सेक्शन 5 ही इस बात को कह रही है कि पार्टीज जो है हिंदू होनी चाहिए, लेकिन कंडीशन में उसको काउंट नहीं किया गया, ये डिफरेंस है। तो आप इसको छठी कंडीशन के रूप में रख सकते हैं और जान सकते हैं। अब इसके बाद बात आती है कि क्या इन सभी कंडीशन की वैल्यू सेम है या इनमें डिफरेंस है। तो इनकी वैलिडिटी जानने के लिए या इनकी वैल्यू जानने के लिए हम लोगों को चलना पड़ेगा काइंड्स ऑफ मैरिज में, तब इसका पता चल जाएगा कि इनकी वैलिडिटी क्या है या इनकी वैल्यू क्या है या इनकी इंपॉर्टेंस क्या है। तो काइंड्स ऑफ मैरिज में 3 तरह के मैरिज हैं बेसिकली। एक है वैलिड मैरिज, दूसरा है वॉइड मैरिज और तीसरा वॉइडेबल मैरिज। तो वैलिड मैरिज के लिए इन 5 कंडीशंस का फुलफिल होना आवश्यक है, और जैसा मैंने छठी कंडीशन बताया तो इन 6 कंडीशंस का फुलफिल होना आवश्यक है, कंपलसरी है। लेकिन इन कंडीशंस में से 2 कंडीशंस के वायलेशन होने के बाद भी मैरिज वैलिड बनी रहेगी, उसकी वैलिडिटी पे कोई असर नहीं होगा। लेकिन इनकी 3 कंडीशंस ऐसी हैं कि अगर उनका वायलेशन होता है तो वो मैरिज जो है वो वाइड मैरिज में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि माना जाएगा कि कोई मैरिज हुई ही नहीं। तो वाइड मैरिज की यानी कंडीशन कौन कौन सी हैं, उसका बेस क्या है, उसका आधार क्या है। तो पहला है बाइगेमी, यानी आप अगर द्विविवाह करते हैं, दूसरा विवाह करते हैं, एक स्पाउस के जीवित रहते हुए विवाह करते हैं तो वो वाइड हो जाएगी मैरिज। दूसरा डिग्रीज ऑफ प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप है तो फिर मैरिज वाइड हो जाएगी, और सपिंडा रिलेशनशिप होगी तभी मैरिज जो है वाइड हो जाएगी। तो यानी कि वैलिड मैरिज यानी जो काइंड्स ऑफ मैरिज की बात हम लोगों ने की, तो उसमें पहला वैलिड मैरिज जिसकी 6 कंडीशंस हैं, फिर वाइड सर मैरिज। सर सपिंडा हाँ, रिलेशन क्या बताया सर? सपिंडा रिलेशनशिप ये है कि फादर की तरफ से 5 जनरेशन तक के लोगों में मैरिज नहीं हो सकती है, उसी बात को आप कह रहे हैं जो ओके फादर ओके की। ओके ओके ठीक है हाँ, ठीक है और ठीक है सर, याद आ गया। हाँ, अब इसके बाद वाइड मैरिज के हम लोगों ने आधार देखे कि किन किन बेसिस पे मैरिज को वाइड डिक्लेयर किया जाता है। तो इसी वैलिड मैरिज की 3 कंडीशंस के आधार पे मैरिज को वाइड डिक्लेयर कर दिया जाएगा। कौन कौन सी कंडीशन? पहली यानी जहाँ की मोनोगेमी की बात की गई थी तो उसी का उल्टा कर देंगे आप बाइगेमी, तो बाइगेमी हो जाने पे वो वाइड हो जाएगी मैरिज। और नेक्स्ट है डिग्रीज ऑफ प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप, नेक्स्ट है सपिंडा रिलेशनशिप। अब इसके बाद क्वेश्चन अराइज होता है कि इसका मतलब जो 2 कंडीशंस हैं उनकी क्या वैलिडिटी होगी, उनके होने या ना होने का क्या इफेक्ट आएगा ये मैरिज पे। तो उनकी वजह से मैरिज जो है वो वाइडेबल हो जाएगी, वो वाइड नहीं होगी। तो जब तक मैरिज को नल एंड वाइड डिक्लेयर नहीं करा लिया जाएगा तब तक वो वैलिड मैरिज बनी रहेगी। लेकिन ऐसा जो है आपके एक्ट में कहीं नहीं कहा गया है कि एज के डिफरेंसेस की वजह से मैरिज जो है वाइडेबल हो रही है। ये बात कही गई है चाइल्ड मैरिज एक्ट, एक अलग एक्ट इनेक्ट किया गया था 1929 में, उसी को फिर अमेंड किया गया 2006 में, और उसमें कहा गया है कि अगर जो माइनर की मैरिज होगी तो वो वाइडेबल हो जाएगी उस मैरिज के अपने उस माइनर के अपने इनिशिएटिव पे। तो यानी इसका इफेक्ट हो रहा है कि ये मैरिज वाइडेबल हो जाएगी। डायरेक्ट इस एक्ट में नहीं कहा गया, लेकिन चाइल्ड मैरिज एक्ट कह रहा है तो उसे आप इस पे अप्लाई कर सकते हैं, और वो स्पेशल एक्ट है तो स्पेशल एक्ट हमेशा मेन एक्ट पे प्रिवेल करता है। और वो 2006 का एक्ट है, वो बाद का एक्ट है, ये पहले का एक्ट है, तो स्वाभाविक सी बात है कि जो बाद वाला लॉ होगा वो प्रिवेल करेगा।
और एक जनरल रूल है कि स्पेशल लॉ हमेशा कॉमन लॉ पे प्रिवेल करता है। अब इसके बाद वाइडेबल मैरिज की बात की जाए तो कब कब उसका ग्राउंड्स क्या होगा, ग्राउंड्स ऑफ वाइडेबल मैरिज। तो वाइडेबल मैरिज के ग्राउंड है इम्पोर्टेंसी, यानी हस्बैंड या वाइफ दोनों में से कोई भी इस कंडीशन में है, इम्पोर्टेंसी की कंडीशन में, तो वो मैरिज जो है वाइडेबल हो जाएगी और उसे वॉइड, नल एंड वॉइड डिक्लेयर कराया जा सकता है। सेकेंड ग्राउंड है मैरिज विथ पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड। नेक्स्ट, प्री मैरिज प्रेगनेंसी, अगर प्रेगनेंसी है और उसके बारे में जानकारी नहीं थी हस्बैंड को तो उस मैरिज को भी वाइडेबल वो मैरिज है और नल एंड वाइड डिक्लेयर किया जा सकता है। नेक्स्ट, कंसेंट ऑब्टेन्ड बाय फोर्स और फ्रॉड, यानी आपने चीटिंग कर दी, जैसे आपने कहा कि दूल्हे राजा जो हैं वो डीएम है फला डिस्ट्रिक्ट में और बाद में मैरिज होने के बाद पता चला कि वो तो डीएम की ऑफिस में पियोन है, तो इस तरह से कोई फ्रॉड या चीटिंग हुई है, फोर्स यूज किया गया, कुछ भी ऐसा है मैटर, तो वो वाइडेबल मैरिज हो जाएगी। और जैसा कि मैंने एज के ग्राउंड पे कहा तो आप उसको अपना पांचवा ग्राउंड बनाएंगे चाइल्ड मैरिज। और चाइल्ड मैरिज को आपके इस एक्ट में तो नहीं कुछ कहा गया, लेकिन वही चाइल्ड मैरिज एक्ट के बेस पे आप कह रहे हैं कि ये पांचवा ग्राउंड है मैरिज को वाइडेबल डिक्लेयर कराने, वाइड नल एंड वाइड डिक्लेयर कराने का। तो यानी कि जब अगर बात की जाए या क्वेश्चन किया जाए, क्वेश्चन पूछा जाए आपसे कि काइंड्स ऑफ मैरिज, तो वैलिड मैरिज, वाइड मैरिज, वाइडेबल मैरिज, तो ग्राउंड्स फॉर या एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स फॉर वैलिड मैरिज, तो वहां पे 6 इंग्रेडिएंट्स देखे आपने। इसके बाद ग्राउंड्स फॉर वाइड मैरिज, तो उसके लिए आपने 3 ग्राउंड्स देखे उसी सेक्शन 5 से निकाल करके, यानी इट इज इफ it contravenes any one of the conditions specified in clause 1, 4 और 5 of section 5 of हिंदू मैरिज एक्ट, यानी उन 5 में से कोई एक कंडीशन के विरुद्ध जाकर के आप मैरिज कर रहे हैं तो वो मैरिज वाइड हो जाएगी। और फिर ग्राउंड्स फॉर वाइड, तीन कंडीशन 3 कंडीशंस हैं, लेकिन तीनों तीन में से एक हाँ, उन 6 में से 3 कंडीशंस हैं, यानी पहली, चौथी और 5वीं, और इनमें से कोई एक कंडीशन फुलफिल हो जाएगी तो मैरिज वाइड हो जाएगी। और ग्राउंड्स फॉर वाइडेबल मैरिज में जो हम लोगों ने बात की तो उसमें पहला इम्पोर्टेंसी, दूसरा मैरिज विद पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड, तीसरा प्री मैरिज प्रेगनेंसी, चौथा कंसेंट ऑब्टेन्ड बाय फोर्स और फ्रॉड, और 5वां चाइल्ड मैरिज। अब बात आती है कि इन मैरिजेज का स्टेटस क्या होगा या इनका इफेक्ट क्या होगा। तो वाइड मैरिज के बारे में कहा जाता है कि ये मैरिज अपने आप में है ही नहीं है, ये एब इनिशियो नल एंड वाइड है, इसलिए इसका कोई इफेक्ट नहीं होता है। इसमें कोई पार्टीज के कोई राइट्स एराइज नहीं होते हैं, कोई ड्यूटी एराइज नहीं होती है, और ये अपने आप में बिल्कुल बेसिक तौर पे ही प्रारंभ से ही शून्य है। और इसको अलग से कोर्ट की डिक्री द्वारा नल एंड वाइड, अपना माइक ऑफ कर लीजिए भाई, कोर्ट की डिक्री द्वारा नल एंड वाइड, पूछना था ये तो आपने क्वेश्चन अभी अपना चौथा थोड़ा सा पॉइंट क्या वेट बताया कर सर? लीजिए, अभी जो पॉइंट ओके। वगैरह पूछने वो बाद में पूछ लीजिएगा, जब अभी कोई बात चल रही हो तब थोड़ा सा पेशेंस रख लीजिए, जब खत्म हो जाए तब पूछ लीजिए। तो हम लोग बात कर रहे थे कि इनकी वैलिडिटी और कॉन्सिक्वेंस क्या होगा या इफेक्ट क्या होगा। तो वाइड मैरिज का मैंने बताया कि ये कॉन्सिक्वेंस होगा, यानी ये मैरिज अपने आप में आइज ऑफ लॉ मानी ही नहीं जाती है मैरिज, इसलिए इसका कोई राइट्स जनरेट नहीं होता है, कोई राइट्स क्रिएट नहीं होते हैं, और ना कोई लाइबिलिटी बनती है। एक एक्सेप्शन, अब एक रिसेंट जजमेंट आ गया आपका सुप्रीम कोर्ट का, और इस जजमेंट के माध्यम से ये कहा गया वाइड मैरिज के मामले में ही कि वाइड मैरिज के जो स्पाउस हैं वो भी क्लेम कर सकते हैं मेंटेनेंस। तो ये एक नया अपडेट आ गया सुप्रीम कोर्ट का। बाकी इसके पहले जो भी एक्सप्लेनेशन आए थे सुप्रीम कोर्ट के वो यही थे कि ये वेरी बिगनिंग नल एंड वाइड है, इसलिए इसमें पार्टीज के कोई राइट्स जनरेट नहीं होते हैं और कोई लायबिलिटी नहीं होती है। लेकिन अब जो आपका जजमेंट है तो इसको आपको ध्यान में रखना होगा। अगर वाइड मैरिज के सेंस में आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है तो इसको आप ध्यान रखेंगे
और इसका आंसर इसी तरह से करेंगे। मैं इसको एक बार आपको बता दे रहा हूँ, इसका नाम भी, टाइटल भी, और इसकी फाइंडिंग भी बता दे रहा हूँ एक बार। सुखदेव सिंह वर्सेस सुखदेव, ये एज ए एडवोकेट, एज ए जज, एज ए कॉमन पीपल, ये सभी रूपों में आप सुखदेव सिंह वर्सेस सुखबीर कौर। सुखदेव सिंह वर्सेस सुखबीर कौर। इसी जजमेंट में ये बात कही गई थी कि जो स्पाउस होगा वो क्लेम कर सकता है वाइड मैरिज में भी। यानी मैं अगर इसको एक बार रीड कर दूं तो ए स्पाउस हुज मैरिज हैज बीन डिक्लेयर्ड वाइड अंडर सेक्शन 11 ऑफ द 1955 एक्ट is entitled to seek permanent alimony or maintenance from the other spouse by invoking section 25 of the 1955 एक्ट। ये है इसकी फाइंडिंग बेसिक मोटे तौर पे। बाकी और भी बहुत बातें की थी कोर्ट ने इसमें कि वाइडेबल और वाइड मैरिज में दोनों में क्लेम कर सकती है पार्टी। अब आ जाते हैं हम लोग अपने मेन पोर्शन पे। अब वाइडेबल मैरिज की क्या वैलिडिटी होगी, क्या इफेक्ट होगा, क्या उसका प्रभाव होगा, कॉन्सिक्वेंस होगा। तो वाइडेबल मैरिज का जो प्रभाव होगा, जब तक आपने कोर्ट से इसे नल एंड वाइड डिक्लेयर नहीं करा लिया है तब तक ये वैलिड मैरिज बना रहेगा और सारे कॉन्सिक्वेंस इसके होंगे वैलिड मैरिज की तरह से। और अब तो इवन सुप्रीम कोर्ट ने अभी इसी फरवरी में ये डिक्लेयर भी कर दिया कि अब वाइड और वाइडेबल मैरिज का जो स्पाउस है वो मेंटेनेंस भी क्लेम कर सकता है और वो मेंटेनेंस के लिए एलिजिबल है। तो ये हो गए तीनों मैरिज के। वैलिड मैरिज है तो उसके सारे इफेक्ट और कॉन्सिक्वेंस होंगे ही सब वैलिड। वाइड मैरिज के आपने जान लिया, वाइडेबल मैरिज के जान लिया आपने। अब जो आप पूछ रहे थे, क्या पूछ रहे थे बताइए, कौन सा पॉइंट कुछ आप पूछ रहे थे? आप में से कोई कुछ पूछ रहा था, कौन चौथा पॉइंट क्या है, कहाँ है? चलिए तो अब आ अनिल जी जाइए। पूछ रहे थे, अनिल जी पूछो। चलिए अब बाद में पूछ लीजिएगा, स्टार्ट करते हैं दूसरा पॉइंट। सर एक पॉइंट, सॉरी। सुप्रीम कोर्ट का हम्म ये जजमेंट है, इसमें जो हम्म 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 मेंटेनेंस की बात करिए, ये जो वाइडेबल डिक्लेयर करा रहा होगा उसी को देगा या दोनों को? नहीं नहीं, इसमें तो बिल्कुल स्पष्ट कहा गया है ना, मैंने जजमेंट पढ़ा, शायद आपने ध्यान नहीं दिया है कि इधर पार्टी या स्पाउस शब्द यूज किया गया। क्या ये वर्ड यूज किया गया? ए स्पाउस हुज मैरिज हैज बीन डिक्लेयर्ड वाइड अंडर सेक्शन 11। तो इसमें तो कोई पार्टी की बात ही नहीं है, ये तो एब इनिशियो नल एंड वाइड है, तो यहाँ तो कोई पार्टी हो गई। अब मैं उसको भी पढ़ देता हूँ, वाइडेबल मैरिज में क्या कहा इन्होंने। इवन court comes to a prima facie conclusion that the marriage between the parties is void or voidable pending the final disposal of the proceeding under the 1955 Act, the court is not precluded from granting maintenance pendente lite provided the conditions mentioned in section 24 are satisfied while deciding the prayer for interim relief under section 24. The court will always take into consideration the conduct of the party seeking the relief, as the grant of the relief under section 24 is always discretionary. तो यहाँ इस तरह से पार्टी की कोई बात नहीं की जा रही है। और वाइड और वाइडेबल में मसला क्या है कि वाइडेबल में भी जाएगी तो एक पार्टी के पास राइट है, लेकिन यहाँ किसी की गलती से हर मामले में फॉल्ट नहीं है किसी की, कुछ कुछ मामलों में है ऐसा, कुछ मामलों में नहीं भी है। तो इसलिए यहाँ पे ये सब इस तरह की बात नहीं की जा रही है कौन सी पार्टी ऐसा करेगी। तो अब इसके बाद आ जाइए अपने नेक्स्ट यूनिट पे, मैट्रिमोनियल रिलीफ। और हम लोगों को इतना डीप अभी नहीं जाना है, अभी जो रिवीजन क्लास हम लोग कर रहे हैं, बाकी नॉलेज के लिए जानते रहे पूरे लाइफ में, लेकिन आज की क्लास में अगर इतना डीप ना जाए हम लोग तो ज्यादा बेहतर है हम लोगों के लिए, क्योंकि केवल हम लोग रिकॉल कर पाए और पेपर में लिख पाए, आज का मकसद यही है सिर्फ। तो मैट्रिमोनियल रिलीफ का जो यूनिट है हम लोगों का, उसमें 4 तरह की मैट्रिमोनियल रिलीफ की बात की गई है। पहला रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स, दूसरा जुडिशियल सेपरेशन,
तीसरा नलिटी ऑफ मैरिज, और चौथा है डिवोर्स। तो नलिटी ऑफ मैरिज को हम लोगों ने पीछे देख लिया वॉइड एंड वॉइडेबल मैरिज में। अब जो 3 टॉपिक हम लोगों के पास बचते हैं, रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स, यानी रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स को आप ROCR के नाम से भी जानते हैं, और मतलब शॉर्ट में लोग इस तरह से भी बोल देते हैं। जुडिशियल सेपरेशन को JS भी बोल देते हैं, और डिवोर्स तो अपने आप में डिवोर्स है ही है। तो सबसे पहला जो आपका टॉपिक है, रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स, सेक्शन 9 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट। इसमें जो बात की जा रही है, इसमें क्या क्या एसेंशियल्स इंग्रेडिएंट्स होने चाहिए रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स के लिए। ईदर द हस्बैंड और द वाइफ, यानी दोनों पार्टीज में से दोनों पार्टी कोई भी इस तरह का क्लेम लेके आ सकता है कोर्ट के पास, विदाउट रीजनेबल एक्सक्यूज, यानी दोनों में से कोई इस तरह की फॉल्ट कर सकता है, और दोनों में से कोई पार्टी रिलीफ के लिए आ सकती है कोर्ट के सामने। ईदर द हस्बैंड और द वाइफ विदाउट रीजनेबल एक्सक्यूज विथड्रॉ फ्रॉम द सोसाइटी, यानी अपनी स्पाउस की जो सोसाइटी है, पति पत्नी की दाम्पत्य के नाम का जो सोसाइटी है, उसको विथड्रॉ कर रहा है। एग्रीव्ड पार्टी में अप्लाई, अब वो वाइफ भी अग्रीव्ड हो सकती है, हस्बैंड भी अग्रीव्ड हो सकता है। वाइफ जो है बिना बताए चली गई लंदन, दुबई, आप दिल्ली में है, वो चली गई हैदराबाद में, बुलाने पे आ नहीं रही है, या इसी तरह का काम हस्बैंड करता है, तो दोनों के ऊपर ये अप्लाई हो जाएगा। एग्रीव्ड पार्टी इसीलिए वर्ड यूज किया जा रहा है। एग्रीव्ड पार्टी में अप्लाई, और कहाँ अप्लाई करेगा? इन द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का मतलब जहां फैमिली कोर्ट इस्टेब्लिश कर दिया गया है, वहां फैमिली कोर्ट को ही डिस्ट्रिक्ट कोर्ट माना जाएगा। और कैसे ये इंस्ट्रूमेंट क्या होगा जिसके माध्यम से अप्लाई किया जाएगा? बाई पेटिशन। और पेटिशन का मतलब होता है बाई एप्लीकेशन। सिंपल लैंग्वेज में अगर हम लोग बात करें तो पेटिशन का मतलब एप्लीकेशन, यानी सूट फाइल नहीं करना है आपको इसके लिए, कंजुगल राइट्स के लिए सूट फाइल नहीं करना है, सिंपल आपको एप्लीकेशन देना है या अप्लाई करना है कोर्ट में। ऑन द सेटिस्फेक्शन ऑफ द कोर्ट ट्रूथ ऑफ द स्टेटमेंट, यानी जो आपने स्टेटमेंट दिया है एप्लीकेशन में, कोर्ट उस स्टेटमेंट से अगर सेटिस्फाई है तब वो एक्शन लेगा या कार्रवाई करेगा। और बर्डन ऑफ प्रूफ किसके ऊपर होगा? कौन प्रूव करेगा उन बातों को? तो वो पार्टी प्रूव करेगी जिसने कि विड्रॉ किया है सोसाइटी को, क्योंकि फॉल्ट उसकी तरफ से है, तो वही बताएगा कि नहीं नहीं मैं तो साथ में रह रहा हूं। अगर मान लीजिए वो वाइफ है तो कह रही है कि मैं अपने हस्बैंड के साथ में रह रही हूँ, ये तो झूठा एलिगेशन लगा रहे हैं, या हस्बैंड के अगेंस्ट एलिगेशन आया है तो वो कहेगा कि नहीं तो मैं तो वाइफ के साथ रहता हूँ। और दूसरा किस सेंस में इसको आप देख रहे हैं? एनिमस, जो उसका इंटेंशन है, यहाँ पे मेन फैक्ट जो है वो एनिमस होना चाहिए, यानी उसका इंटेंशन अगर छोड़ने का, तब ये फॉल्ट मानी जाएगी, अदरवाइज नहीं मानी जाएगी। कैसे? मान लीजिए हस्बैंड अपने बिजनेस, अपने सर्विस, अपनी टीचिंग लर्निंग, किसी मकसद से कहीं बाहर चला गया है, तो उसने सोसाइटी को विड्रॉ तो किया हुआ है, लेकिन उसने पर्पजली किया हुआ है, उसका इंटेंशन छोड़ने का या डिजर्ट करने का नहीं है, तो इसे हम विड्रॉ फ्रॉम सोसाइटी नहीं मानेंगे। यानी ये विथ रीजन है, होना क्या चाहिए? विदाउट रीजन होना चाहिए। विदाउट रीजन है तब ये इसमें आएगा कंजुगल राइट्स की क्लेम, आप तब उसके अगेंस्ट कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते हैं। अब जो स्पाउस इज एंटाइटल्ड टू सोसाइटी कंफर्ट एंड कंसोर्टियम, मतलब सामान्य तौर पे जो बात की जाए कि मैरिज का मकसद ही है, क्या मकसद है? कि सोसाइटी, कंफर्ट एंड कंसोर्टियम, एक दूसरे का साथ, सहयोग, इसी बात को तो शादी आप कह रहे हैं, मैरिज कह रहे हैं, तो ये उनका हक है, इसलिए वो कंजुगल राइट्स के माध्यम से उस कंजुगल राइट्स को क्लेम करके अपने उन राइट्स को वो क्लेम करेगा और उनको इस्टेब्लिश करने की कोशिश कर सकता है, इसलिए उसको राइट ये सेक्शन 9 में दिया गया, और इसीलिए इसे कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड ठहराया गया। इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं डिक्लेयर किया गया, क्योंकि इसके लिए कोर्ट के पास केसेस आए थे। तो आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने सबसे पहले तो एक बार इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर भी कर दिया था, लेकिन बाद में इसे फिर वैलिड ठहरा दिया गया। टी सरिता वर्सेस टी वेंकटा सुबैया के केस में, टी सरिता वर्सेस टी वेंकटा सुबैया
ये 1983 का आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट का केस है, और इसमें जो हेल्ड किया गया वो क्या किया गया, हेल्ड दैट इम्पुग्न सेक्शन यानी सेक्शन 9 वाज अनकॉन्स्टिट्यूशनल। आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने इसी ग्राउंड पे इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया कि आप फोर्सफुली स्पाउस को एक दूसरे के साथ रहने के लिए बाउंड कर रहे हैं सेक्शन 9 के रूप में, इसलिए ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। लेकिन एक साल बाद ही आप कह सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट को सद्बुद्धि आई और उसने इसे कॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया दूसरे केस में, और वो केस था सरोज रानी वर्सेस सुदर्शन, सरोज रानी वर्सेस सुदर्शन कुमार का ये केस था 1984 का सुप्रीम कोर्ट का। और यहाँ पे अपहेल्ड किया गया, क्या अपहेल्ड किया गया, अपहेल्ड द कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ द सेक्शन 9 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट एंड ओवर रूल्ड द डिसीजन गिवन इन टी सरिता, यानी 1983 में जो आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट का डिसीजन था उसको ओवर रूल कर दिया गया। तो ये है आपका सेक्शन 9 रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स। और यहाँ पे जो सोसाइटी को विड्रॉ करने की बात की जा रही है वो उसका मेन इंग्रेडिएंट्स क्या है, एनिमस डेजरेंडी यानी इंटेंशन टू विड्रॉल। जब तक इंटेंशन नहीं होगा, केवल फिजिकली दूर रहने की वजह से आप विड्रॉल फ्रॉम सोसाइटी नहीं कह सकते। अब दूसरा जो आपका मैट्रिमोनियल रिलीफ है वो है जुडिशियल सेपरेशन। जुडिशियल सेपरेशन की जो बात की गई है वो आप कह सकते हैं इसको कि प्री डिवोर्स मैकेनिज्म है। ये प्री डिवोर्स मैकेनिज्म यानी कि डिवोर्स से पहले का एक मैकेनिज्म है, एक चांस है स्पाउस के लिए कि वो डिवोर्स ना लेकर के लीगली दूर दूर रहे, ताकि जब उनके जो आपस के कंट्राडिक्शंस हैं या जो आपस में दूरियां हो चुकी हैं, मनमुटाव हो गया है, वो दूर हो जाए तो फिर आपस में वो साथ रह सकें। यानी पूरी तरह से मैरिज समाप्त ना हो, मैरिज बनी रहे, बस वो आपस में एक दूसरे से दूर रहे। और ये बात दूर रहने की क्यों जा रही है, इसलिए की जा रही है कि अगर ये अदरवाइज दूर रहेंगे, अपनी सोसाइटी को विड्रॉ करेंगे तो सेक्शन 9 पिक्चर में आ जाएगी। यानी अगर जुडिशियल सेपरेशन के तहत ये अलग नहीं रह रहे होंगे तो सेक्शन 9 पिक्चर में आ जाएगी, और दूसरी जो पार्टी है वो रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स के लिए क्लेम लेकर के आ जाएगी। इसलिए एक प्रोविजन बना दिया गया कि नहीं, अगर उनके बीच में कोई कंट्राडिक्शंस हैं, कोई मनमुटाव है, कोई दिक्कतें हैं, तो वो कुछ दिनों के लिए दूर दूर रहें, और आपस में जब उनके आपस में मनमुटाव या कंट्राडिक्शंस दूर हो जाए तो वो फिर अपने हस्बैंड और वाइफ की तरह से साथ रह सकें। इसलिए एक मैकेनिज्म प्रोवाइड कर दिया गया सेक्शन 10 में जुडिशियल सेपरेशन के रूप में। और जुडिशियल के ग्राउंड सेम है जो डिवोर्स के लिए है, बस डिफरेंस दोनों में ये है कि डिवोर्स में जो रिलेशन और वाइफ के वो परमानेंटली द एंड हो जाता है, और यहाँ पे उनका रिलेशन एंड नहीं होता है, समाप्त नहीं होता है, बल्कि केवल उनको परमिट कर दिया जाता है, परमिशन दे दी जाती है कि ठीक है भैया, तुम्हारे दोनों लोगों के बीच में जो मतभिन्नता है, नहीं तुम साथ रह सकते तो ठीक है, हम 6 महीने 1 साल का तुमको समय दे रहे हैं, तुम लोग अलग अलग रहो, फिर देखा जाएगा 1 साल बाद। तो आगे चल करके यही जुडिशियल सेपरेशन, अगर इस जुडिशियल सेपरेशन की डिक्री आने के बाद भी वो लोग एक साथ रहने के लिए एग्री नहीं करते हैं या उनके बीच में कोहैबिटेशन स्टार्ट नहीं होता है, तो फिर ये ग्राउंड बन जाता है डिवोर्स का, ये कन्वर्ट हो जाएगा ग्राउंड के रूप में डिवोर्स के। तो अब इसका क्या इंग्रेडिएंट्स होना चाहिए, क्या क्या बातें इसमें की गई हैं। आइदर पार्टी ऑफ द मैरिज, दोनों पार्टी में से कोई भी क्लेम कर सकता है। वेदर सोलमनाइज्ड बिफोर और आफ्टर द एक्ट, यानी जो एक्ट आया था आपका 1955 का, इस एक्ट के पहले चाहे मैरिज हुई हो, सोलमनाइज हुई हो, या उसके बाद हुई हो, ये दोनों में ये जुडिशियल सेपरेशन अप्लाई करेगा। पिटिशन इन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, वही पुरानी बात है कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में पिटिशन लेके आ सकते हैं ऑन ग्राउंड्स स्पेसिफाइड इन सबसेक्शन 1 और 2 ऑफ सेक्शन 13, यानी वही डिवोर्स वाले ग्राउंड सभी होंगे इसके। ऑब्लिगेटरी फॉर पिटिशनर टू कोहिबिट विथ द रेस्पोंडेंट, रिजाइन द डिक्री ऑफ जुडिशियल सेपरेशन ऑन एप्लीकेशन ऑफ आइदर पार्टी, यानी दोनों पार्टीज में से किसी पार्टी ने अप्लाई कर दिया
तो इसको समाप्त किया जा सकता है, रद्द किया जा सकता है। और बाकी अभी जब हम लोग डिवोर्स देखेंगे तो उसमें जो ग्राउंड्स हैं वही इसके ग्राउंड बन जाएंगे। तो ये जुडिशियल सेपरेशन है आपका। और इसको आप बिल्कुल सिंपल वे में, जैसा कि मैंने कहा कि ये एक प्री डिवोर्स मैकेनिज्म है, और कोर्ट के ऊपर एक ऑब्लिगेशन भी है आगे चल के, जब आप सेक्शन 13A में देखेंगे। तो जब कोई पार्टी अप्लाई करेगी डिवोर्स के लिए, तो कोर्ट का जो सबसे पहला प्राइमा फेसी एक्शन होगा वो ये होगा मीडिएशन का। और मीडिएशन पार्टीज में करा करके उनको फिर से उनके रिलेशन को रीस्टेब्लिश करने की कोशिश की जाती है। और उसी का पार्ट है जुडिशियल सेपरेशन। अगर वो बिल्कुल एग्री नहीं कर रहे हैं साथ रहने के लिए, मिटिगेट नहीं हो पा रहे हैं, तो कोर्ट ये फिर प्रयास करेगा कि उनको जुडिशियल सेपरेशन की डिग्री दी जाए डिवोर्स के बदले। क्योंकि हिंदू लॉ में या हिंदू एंशिएंट जो हमारी अपनी मान्यता रही है कि मैरिज जो है समाप्त करने के लिए नहीं है, बल्कि ये पूरे लाइफ के लिए है, तो कहीं ना कहीं उस बात को लॉ भी फॉलो कर रहा है। और पहले इंस्टांस में ही डिवोर्स ग्रांट करने की कोशिश नहीं की जाती है। अब आ जाते हैं हम लोग डिवोर्स पे। हाँ, यहाँ अगर कंजुगल राइट्स में और जुडिशियल सेपरेशन में कोई इशू हो छोटा मोटा तो पूछ लीजिए, अदरवाइज हम लोग आते हैं अब डिवोर्स पे। सर जुडिशियल चलिए, सेपरेशन एक बार हाँ, रिपीट कीजिए शॉर्ट में। कोई पॉइंट इसका या पूरा? सर डिस्कनेक्ट सा हो रहा था उस टाइम। अच्छा, तो जुडिशियल सेपरेशन अपने आप में केवल और केवल डिवोर्स के पहले का एक मैकेनिज्म है। डिवोर्स ग्रांट करने के पहले क्या एक मैकेनिज्म आप कह सकते हैं। हालांकि आवश्यक नहीं है कि हर मामले में डिवोर्स के पहले जुडिशियल सेपरेशन दिया ही जाएगा, मैंडेटरी नहीं है। लेकिन कोर्ट का या हमारे लॉ की जो थीम है, जो भावना है, उसका जो इंटेंशन है वो यही है कि पार्टीज के बीच में अगर एक साथ रहना पॉसिबल नहीं है तो उनको एक रिलीफ के तौर पे जुडिशियल सेपरेशन की रिलीफ दी जाए, ताकि वो अलग अलग रह करके अपने मत भिन्नता को मतैक के रूप में परिवर्तित कर सकें, अपने कंटेंशंस को भुला सकें। उसका एक मैकेनिज्म है। उनको अलग रहने के लिए परमिट कर दिया जाता है, परमिशन दे दी जाती है। क्योंकि परमिशन नहीं दी जाएगी तो वो कंजुगल राइट्स का मैटर आ जाएगा, इसलिए उनको परमिशन दे दी जाती है। ठीक है, आप लोग अलग अलग रहिए, और 1 साल तक भी अलग रहने के बाद आपकी मतभिन्नता दूर नहीं होती है तो फिर हम आपको डिवोर्स ग्रांट कर सकते हैं। और इसीलिए ये डिवोर्स का ग्राउंड बन जाता है। डिवोर्स का ग्राउंड जब हम लोग पढ़ेंगे तो उसमें एक ग्राउंड के रूप में इसे हम देखते हैं। अब आ जाते हैं डिवोर्स पे। अब डिवोर्स का मतलब है द एंड ऑफ रिलेशंस बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ। हस्बैंड और वाइफ के बीच के रिलेशन को समाप्त करने को ही डिवोर्स के रूप में हम जानते हैं, और इसीलिए इसको हम विवाह विच्छेद के नाम से भी जानते हैं। तो डिवोर्स के ग्राउंड क्या होंगे? सबसे पहला क्वेश्चन ये राइज होता है कि ग्राउंड्स ऑफ डिवोर्स, किन किन ग्राउंड्स पे पार्टी को डिवोर्स ग्रांट किया जा सकता है, डिक्री दी जा सकती है, कब उनको बिल्कुल अलग करने की अनुमति दी जा सकती है। तो इसके ग्राउंड्स हैं कुल 15, जिनमें कि 11 ग्राउंड्स जो हैं वो हस्बैंड और वाइफ को दोनों को दिए गए हैं कॉमनली, और 4 जो ग्राउंड्स हैं वो केवल वाइफ को अवेलेबल हैं, जिनके माध्यम से केवल वाइफ क्लेम कर सकती है डिवोर्स। तो जो कॉमन ग्राउंड्स हैं वो उसमें क्या क्या ग्राउंड्स हैं? फॉर बोथ हस्बैंड एंड वाइफ: एडल्ट्री, क्रुएल्टी, डिजर्शन, कन्वर्जन, इंसैनिटी, वेनेरियल डिजीज, एडॉप्शन ऑफ रिलीजियस ऑर्डर, सिविल डेथ, नो रिजम्पशन ऑफ कोहेबिटेशन। वही जैसा मैंने कहा कि जुडिशियल सेपरेशन के बाद वो 1 साल तक नहीं कोहेबिट करते हैं आपस में। नेक्स्ट, नॉट फॉलो रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स, यानी कंजुगल राइट्स की डिक्री कोर्ट ने दी थी रेस्टिट्यूशन के लिए, लेकिन उन्होंने फॉलो नहीं किया 1 साल तक, तो भी वो डिवोर्स का ग्राउंड बन जाएगा। और लास्ट एक जो ग्राउंड है वो आपके बेयर एक्ट में नहीं दिया गया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उसको एक ग्राउंड के तौर पे ट्रीट किया है: इररिट्रीवेबल ब्रेकडाउन ग्राउंड्स, यानी असुधार्य, जिसको आप कहते हैं कि विवाह का भंग होना। अब उसका जो है रिवाइवल संभव नहीं है, तो इसलिए कोर्ट ने उसे ट्रीट किया कि वो भी एक डिवोर्स का ग्राउंड है। लेकिन आपके जो मजिस्ट्रेट का कोर्ट है, फैमिली कोर्ट है, ये कोर्ट उसे
ग्राउंड के रूप में ट्रीट नहीं कर सकते हैं। केवल सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट इसे डिवोर्स के ग्राउंड के रूप में ट्रीट कर सकते हैं। अब थोड़ा सा एक समरी देख एक लेते बार हैं कि सर सबका मतलब क्या। एक बार रिपीट करते हैं सर, ये 11 पॉइंट जो बताए आपने। बिल्कुल बिल्कुल, अभी तो मैं उसकी डिटेल में थोड़ा थोड़ा एक एक लाइन बताऊंगा आपको। तो सबसे पहले मैंने कहा कि एडल्ट्री, दूसरा क्रुएल्टी, तीसरा डिजर्शन, चौथा कन्वर्जन, पांचवा इंसैनिटी, छठा वेनेरियल डिजीज यानी जो फैलने वाली डिजीज हैं, बीमारियां हैं, एडॉप्शन ऑफ रिलीजियस ऑर्डर, सिविल डेथ, नेक्स्ट नो रिजम्पशन ऑफ कोहेबिटेशन, दसवां नॉट फॉलो रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स, और 11वां इररिट्रीवेबल ब्रेकडाउन ग्राउंड्स। अब इसके बाद एडल्ट्री का क्या मतलब हुआ कि आपने अपने स्पाउस के बाहर किसी पार्टी के साथ सेक्सुअल रिलेशन रखा, तो उसको आप एडल्ट्री कह रहे हैं। तो उस वो ग्राउंड बन जाएगा डिवोर्स के लिए। अगर एक पार्टी, हस्बैंड या वाइफ, किसी दूसरे के साथ संबंध रखता है, तो दूसरी पार्टी को ये राइट्स है कि वो अपना उस व्यक्ति के साथ संबंध, अपना वैवाहिक संबंध समाप्त कर ले और वो अपना डिवोर्स ले सकता है उस पार्टी से। दूसरा क्रुएल्टी। तो क्रुएल्टी को जो डिफाइन किया गया, आपने पढ़ा हुआ है अपने बीएनएस में या आईपीसी में, कि कोई ऐसा कंडक्ट जिसकी वजह से वाइफ की लिम्ब या लाइफ को इंजरी होती है उसको, या वो सुसाइड की तरफ बढ़ जाती है, या डिवोर्स के संबंध में कोई ऐसा डिमांड किया जाता है और डिमांड के फुलफिल ना होने पे उसे तंग किया जाता है, तो इसको आप क्रुएल्टी कहते हैं। तो इस तरह का कोई अगर लेकिन वो क्रुएल्टी तो वहां के लिए है। यहाँ जब हम डिवोर्स के ग्राउंड के रूप में क्रुएल्टी देखेंगे, तो ये उस रूप की क्रुएल्टी की बात यहाँ पे नहीं की गई है, ये आपको ध्यान रखना है बस। बाकी और यहाँ क्रुएल्टी क्या है, अब इस पे आते हैं। यहाँ क्रुएल्टी मेंटल हो सकती है, फिजिकल हो सकती है। हालांकि ये दोनों वर्ड वहां भी यूज किए गए हैं, लेकिन वहां थोड़ा सा एक दूसरा सेंस है, वो केवल वाइफ के रिगार्डिंग है, और यहाँ पे ये हस्बैंड या वाइफ दोनों पे ये अप्लाई करता है। आपने ओरली कुछ कहा, रिटेन कुछ कहा, यानी वर्बल या रिटेन कुछ कहा, कोई ऐसा कंडक्ट किया, फिजिकल मेंटल, जिससे कि अदर पार्टी का आपके साथ रहना संभव नहीं है या मुश्किल हो जाता है, तो आप इसे कहेंगे क्रुएल्टी। जैसे बार बार ताने मारना, बार बार इंफीरियरिटी फील कराना, यानी हस्बैंड जो है अपनी फैमिली को अच्छा बता रहा है, उच्च कोटि का बता रहा है, वाइफ की फैमिली को बार बार नीचे की कोटि का बता रहा है, वही काम उल्टा वाइफ कर रही है। या हस्बैंड या वाइफ की ड्यूटी आवर में उसके जॉब पे जा करके वहां पे कुछ ऐसा करना, उसके अगेंस्ट कोई एलिगेशन लेकर के आना, एफआईआर दर्ज कराना, कंप्लेंट फाइल करना कोर्ट में, ये सब एक एग्जाम्पल्स हैं क्रुएल्टी के। गाली गलौज करना, कुछ भी ऐसा, कुल मिला के एक लाइन में अगर आप उसको समरी करें कि जिससे अदर पार्टी के साथ रहना मुश्किल, उसे कहते हैं क्रूएल्टी। और वो फिजिकल या मेंटल हो सकता है। फिजिकल का मतलब मारपीट भी आ गया, और मेंटल का मतलब कि उसी एक ही रहते हुए संबंध रखना, बातचीत ना करना, ये सब भी क्रुएल्टी में आ जाएगा। इसी तरह से जो सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया है बहुत से मैटर में कि हस्बैंड को इस बात के लिए बाउंड करना कि वो वाइफ की फैमिली के साथ रहे, या हस्बैंड द्वारा इस बात के लिए वाइफ को बाउंड करना कि वो हस्बैंड की फैमिली के साथ ही रहे, इस तरह की बातों को आप कह रहे हैं क्रुएल्टी। ये एग्जांपल्स हैं क्रुएल्टी। नेक्स्ट है डेजर्सन, और सेम डेजर्सन का वही मतलब, विथड्रॉल फ्रॉम सोसाइटी, जो पीछे हम लोगों ने देखा, और इंटेंशन होना चाहिए उसका, और ये 2 सालों तक लगातार रहा हो, यानी ये डिवोर्स का ग्राउंड तब बनेगा जब 2 सालों तक ये लगातार रहा हो। अब इसके बाद कन्वर्जन। कन्वर्जन का मतलब कि आपने किसी दूसरे रिलीजन में अपने को कन्वर्ट कर लिया है, आप मुस्लिम हो गए, क्रिश्चियन हो गए। क्योंकि हम लोग हिंदू लॉ की बात कर रहे हैं, तो इसलिए हिंदू के अलावा किसी दूसरे रिलीजन में कन्वर्जन अपना करना। तो यहाँ जो मेन आपको ध्यान रखना है कि जो पार्टी अपना कन्वर्जन कर रही है वो डिवोर्स नहीं, डिवोर्स की ग्रांट कर सकती है, दूसरी पार्टी ग्रांट करने की बात करेगी, अप्लाई करेगी। इंसैनिटी क्लियर हो गया है, पहले ही हम लोगों ने बात कर ली। वेनेरियल डिसीज, छुआछूत वाला कोई रोग होगा। एडॉप्शन ऑफ रिलीजियस ऑर्डर, यानी सन्यासी हो गया, वो संसार को त्याग कर दिया। सिविल डेथ मतलब 7 सालों तक उसके बारे में कुछ नहीं सुना गया, नॉट हर्ड एज अलाइव फॉर ए पीरियड ऑफ 7 years।
और फिर जो नेक्स्ट हम लोगों ने देखा था कि नो रिजम्पशन ऑफ कोएबिटेशन 1 ईयर और अपवर्ड्स, यानी 1 वर्ष या उससे अधिक तक नहीं हुआ हो आफ्टर डिक्री ऑफ जुडिशियल सेपरेशन, और नॉट फॉलो रिस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स 1 ईयर, यहाँ भी एक लिमिटेशन है 1 ईयर की। और फिर अब जो ग्राउंड्स, 4 ग्राउंड्स हैं केवल वाइफ के लिए, उनमें क्या क्या है? बाइगेमी, अगर ये मैरिज पहले हुई थी और हस्बैंड, ये इस एक्ट के पहले हुई थी, 1950 के पहले मैरिज हुई थी और हस्बैंड ने 2 शादियां की हुई थी, क्योंकि पहले इस एक्ट के पहले परमिसिबल था सेकंड मैरिज। तो इस एक्ट के आने के बाद वाइफ डिवोर्स के लिए क्लेम कर सकती है और डिवोर्स ले सकती है, क्योंकि इनके पास 2 वाइफ हैं, इसलिए मैं इनके साथ नहीं रहना चाहती। दूसरा है सोडोमी, यानी कि अननेचुरल लस्ट और किसी एनिमल के साथ इस तरह का सेक्सुअल कुछ भी, तो इसको आप सोडोमी के नाम से जानते हैं। और ऑर्डर टू डिक्री अवार्डिंग मेंटेनेंस, मेंटेनेंस के लिए डिक्री अवार्ड की गई और उसके 2 साल तक उसको फॉलो नहीं किया गया, तो वो डिवोर्स का ग्राउंड बन जाएगा और वाइफ क्लेम कर सकती है डिवोर्स के लिए। फिर नेक्स्ट जो वाइफ का ग्राउंड है वो है रेपुडिएशन ऑफ मैरिज, यानी वाइफ की मैरिज हुई 18 वर्ष के पहले और 18 वर्ष पूरा होने के बाद वो 2 वर्ष के भीतर अपनी मैरिज को रेपुडिएट करने की डिमांड कर सकती है। अब कह सकती है कि अब मैं इस मैरिज को फॉलो नहीं करूंगी और ये मैरिज को मैं समाप्त करती हूँ, तो वो उसको राइट है, वो उस मैरिज को समाप्त कर सकती है और डिवोर्स की डिमांड कर सकती है। और ये रेपुडिएशन ऑफ मैरिज अब आपके चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006 के बाद कहीं ना कहीं वर्डेबल मैरिज का भी ग्राउंड बन चुका है, तो इस सेंस में इसको आपको देखना है। अब इस जो मैं बात कर रहा था कि अल्टरनेट रिलीफ इन डिवोर्स प्रोसीडिंग, तो वही सेक्शन 13A है कि उनके बीच मिटिगेशन की बात की जाएगी और लास्टली उनको जुडिशियल सेपरेशन देने की कोशिश की जाएगी। और फिर एक डिवोर्स आपका है डिवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट, अगर दोनों पार्टीज चाहें कि आपस में परस्पर सम्मति से वो डिवोर्स लेना और देना चाहें तो वो ऐसा भी कर सकते हैं, और कॉमनली एक एप्लीकेशन या पिटिशन कोर्ट के पास लेके आ सकते हैं और कोर्ट उनको 6 महीने का टाइम देगा कि ठीक है आप लोग देख लीजिए, बातचीत कर लीजिए, 6 महीने तक अगर आप लोग नहीं आते हैं, 6 महीने के बाद दोबारा आएंगे आप, तब हम डिवोर्स ग्रांट करेंगे। उसी 6 महीने की पीरियड को आप कहते हैं कूलिंग पीरियड, यानी एक तरह से उनको बीच आप सुलह समझौते का टाइम देते हैं और फिर उसके बाद डिवोर्स फाइनली ग्रांट किया जा सकता है। अब आपने कंप्लीट कर लिया अपना मैट्रिमोनियल रिलीफ का यूनिट। अब जो आगे यूनिट है आपका वो एडॉप्शन, सर सॉरी सर इसमें कोई फार्मूला कुछ बना रखा है आपने, कोई जो याद 11 पॉइंट याद हो जाए, कोई एक्रोनिम या कुछ ऐसा कुछ वो हो? नहीं, ऐसा कुछ तो मैंने ध्यान नहीं दिया इस पे, लेकिन सब मिला के ये इतना इजी मैटर है कि कहानी की तरह इसमें कोई ऐसा टेक्निकल नहीं है मैटर। ये है कि 11 है तो आप शायद याद कर पाए, 7 8 ये दिक्कत आपको हो सकती है। सर ऐसा ही होगा बिल्कुल। ठीक है सर। चलिए अब आ जाते हैं हम लोग अपने दूसरे एक्ट पे, और दूसरा एक्ट जो है आपका एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट। तो उस एक्ट में हम लोग जो टॉपिक हम लोगों का है एडॉप्शन। तो एडॉप्शन बेसिकली जो ये टॉपिक है आपका, एडॉप्शन का मतलब है कि कॉमन जो इसका डिक्शनरी मीनिंग है कि कोई थिंग्स, कोई वस्तु जो नेचुरली पार्ट नहीं है उस वस्तु का, लेकिन उसके बाद भी उसको स्वीकार कर लेना, अपना लेना, उसी बात को कहते हैं आप एडॉप्शन या अडॉप्ट कर लेना। तो चूंकि नेचुरली वो सन या डॉटर जो है उस फादर या मदर की सन या डॉटर नहीं है, उनके बीच कोई रिलेशन नहीं है, उस रिलेशन के न होते हुए भी उस फादर या मदर द्वारा सन या डॉटर के रूप में बच्चे को अपनाना, उसे अपना सन या डॉटर बना लेना, इसी बात को आप कहते हैं एडॉप्शन। और एडॉप्शन में जो इसकी वैलिडिटी की बात की गई है, इसकी लीगलिटी की बात की गई है कि क्या क्या इसकी कंडीशंस होनी चाहिए, और
किन किन कंडीशन को फॉलो करने के बाद एडॉप्शन वैलिड एडॉप्शन में कन्वर्ट हो सकता है, तो उसके लिए बात की गई है कि 4 तरह की बातें की गई हैं। कैपेसिटी एंड राइट टू टेक एडॉप्शन, कैपेसिटी टू गिव एडॉप्शन, कैपेबल ऑफ बीइंग टेकन इन एडॉप्शन, कंप्लायंस विथ अदर कंडीशंस। कुछ अदर कंडीशंस हैं जिनको फॉलो करना है। और ये बात आप किस सेंस में कह रहे हैं? रिक्विजिट्स ऑफ ए वैलिड एडॉप्शन। तो वैलिड एडॉप्शन के लिए ये 4 मेन तौर पे, अभी पहली बार आप 4 कह रहे हैं, फिर इनमें हम लोग अलग अलग इनको डिवाइड करेंगे। तो मेनली ये 4 कंडीशंस हैं, यानी जो व्यक्ति लेना चाहता है एडॉप्शन उसकी कैपेसिटी और राइट की बात की जा रही है, जो व्यक्ति देना चाहता है बच्चे को उसकी कैपेसिटी की बात की गई है, कौन दे सकता है, कौन ले सकता है, फिर इसके बाद कौन कैपेबल है दिए जाने के लिए, यानी बच्चा कैसा होना चाहिए, और इसके बाद कुछ अदर कंडीशन की बात की गई है। तो अब उन सभी कंडीशन को हम लोग अगर एक साथ लें तो फिर पूरा जो कंडीशंस का एक ग्रुप बनेगा। तो हु कैन टेक, यानी कौन ले सकता है एडॉप्शन, तो उसकी बात अगर की जाए तो कोई भी मेल या फीमेल, कोई भी मेल या फीमेल, सबसे पहली कंडीशन कि वो हिंदू हो, हिंदू हो, साउंड माइंड हो और मेजर हो। क्योंकि अगर वो खुद ही माइनर है तो फिर वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता, उसकी कही गई किसी बात की कोई वैल्यू नहीं होगी, उसकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगी। तो इतनी बड़ी लाइबिलिटी वो कैसे ले सकता है, यानी किसी बच्चे की जिम्मेदारी कैसे ले सकता है? तो इसलिए उसका मेजर होना चाहिए। और सॉरी, 1 मिनट थोड़ा सा डिस्टर्ब होगा आप लोगों को। तो कोई भी मेल या फीमेल, आपके बैरेक्ट में ये बातें अलग अलग की गई हैं, लेकिन आपको एक साथ इसको देख लेना है, कोई इशू नहीं, क्योंकि ग्राउंड्स दोनों के सेम है। केवल जब उनके हस्बैंड और वाइफ की बात आएगी तब हम लोग अलग करेंगे। तो कोई भी मेल या फीमेल जो हिंदू हो, साउंड माइंड हो, मेजर हो, वो एडॉप्शन में सन या डॉटर को ले सकता है इफ ही हैज ए वाइफ लिविंग। अब मेल पे आ जाते हैं कि अगर वो मेल है तो क्या होना चाहिए? मेल है और उसकी वाइफ है साथ में, लिविंग है, जीवित है, तो उसकी कंसेंट से एडॉप्शन हो सकता है, यानी कंसेंट ऑफ हिज वाइफ। अनलेस, जब तक कि उसकी वाइफ कैसी हो तब कंसेंट की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। कंप्लीटली एंड फाइनली रिनाउंस द वर्ड, संसार का उसने त्याग कर दिया हो पूर्ण रूप से, फाइनल। ये नहीं कि कुछ दिनों के लिए वो अंतरिक्ष में चली गई, मान लीजिए अब तो अंतरिक्ष स्टेशन बन गया है, तो वो 5 दिनों के लिए गई यात्रा पे, तब तक इधर हस्बैंड महोदय ने एडॉप्ट कर लिया किसी बच्चे को कि भैया अब तो संसार छोड़ चुकी है। तो ऐसा संसार का छोड़ा जाना नहीं, बल्कि कंप्लीटली एंड फाइनली उसने रिनाउंस कर दिया वर्ड को, यानी सन्यासी बन गई, अपना पूरा आचरण व्यवहार ही बदल लिया। दूसरा, सीज्ड टू बी ए हिंदू, उसने अपना कन्वर्जन कर लिया किसी दूसरे रिलीजन में। लास्ट, तीसरा, डिक्लेयर्ड अनसाउंड माइंड, यानी किसके द्वारा डिक्लेयर्ड होगी? कॉम्पिटेंट कोर्ट के द्वारा उसे अनसाउंड माइंड डिक्लेयर कर दिया गया। तब इन 3 कंडीशंस में वाइफ के जीवित रहते हुए भी उसकी कंसेंट की आवश्यकता नहीं है, अदरवाइज सभी मामलों में वाइफ की कंसेंट जो है वो नेसेसरी है, अगर वो है, जीवित है तो। अब इसके बाद दूसरा क्वेश्चन अराइज होता है कि मान लीजिए अगर वो सिंगल पर्सन है तो, या अनमैरिड है तो, तब वो एडॉप्शन ले सकता है, तब किसी कंसेंट की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि बिल्कुल स्पष्ट कहा ही गया है कि इफ ही हैज ए वाइफ लिविंग, जीवित वाइफ है तो। अब उसकी वाइफ की डेथ हो गई है तो किसी कंसेंट की आवश्यकता नहीं है, वो अनमैरिड है तो कंसेंट की आवश्यकता नहीं है, या वो सिंगल पर्सन है तो भी आवश्यकता नहीं। अब इसके बाद एक कंट्राडिक्शन आपका और होगा कि जे एक्ट में जो बात की गई है वहां सिंगल पर्सन को अलाउ नहीं किया गया है एडॉप्शन के लिए, वो एक अलग मुद्दा है। यहाँ जो कंडीशन है वो यही है। अब इसके बाद फीमेल होगी तो फीमेल में भी यही कंडीशन, सेम कंडीशन हो जाएंगी, तब उसका हस्बैंड इस तरह का होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, अदरवाइज वो हस्बैंड की कंसेंट से एडॉप्शन लेगी। अब बात यह है कि जो उसके मदर और फादर होंगे उनकी स्टेटस क्या होगी? तो वो नेचुरल फादर और मदर की तरह से ट्रीट जाएंगे, और अगर एक से अधिक वाइफ हैं तो फिर जो सीनियर मोस्ट होगी मदर जो होंगी वाइफ, वो स्टेप मदर। अब ये तो हो गए लेने वाले व्यक्ति, एडॉप्ट करने वाले व्यक्ति। अब देने वाले व्यक्तियों की बात कर लेते हैं।
तो हु कैन गिव यानी कौन दे सकता है बच्चे को एडॉप्शन के लिए, तो फादर देगा विथ कंसेंट ऑफ मदर। पहला जो राइट है देने का वो फादर के पास है, लेकिन कंसेंट होनी चाहिए मदर की। और फिर वही बात सेम आ जाएगी, अनलेस कंप्लीटली एंड फाइनली रिनाउंस द वर्ल्ड। अगर उसने पूरी तरह से संसार का त्याग कर दिया है तो उसके कंसेंट की कोई आवश्यकता नहीं है। सीज्ड टू बी हिंदू, डिक्लेयर्ड अनसाउंड माइंड, तब इस कंडीशन में उसकी इस तरह की कोई आवश्यकता नहीं है। अब फिर मदर भी दे सकती है विथ कंसेंट ऑफ फादर। और जैसा कि मैंने वाइफ के मामले में कहा कि अगर कोई हस्बैंड देना चाहता है बच्चे को एडॉप्शन में और उसकी कई वाइफ हैं तो सभी वाइफ की कंसेंट चाहिए, और या तो वाइफ की डेथ हो चुकी है। उसी तरह से मदर अगर दे रही होगी तो फादर के मामले में सारी वही कंडीशन अप्लाई हो जाएंगी। अब इसके बाद गार्जियन भी एडॉप्शन में दे सकता है, अगर कोर्ट ने अपॉइंट किया था गार्जियन, या मदर और फादर ने विल के माध्यम से गार्जियन अपॉइंट किया था, तो ऐसा गार्जियन भी दे सकता है। लेकिन गार्जियन तब देगा जब फादर एंड मदर आर डेड, दोनों फादर और मदर की डेथ हो चुकी है, या फिर वही बातें आ गई कि कंप्लीटली एंड फाइनली रिनाउंस द वर्ड, अबडन द चाइल्ड, बच्चे को पूरा छोड़ दिया, त्याग दिया बच्चे को, डिक्लेयर्ड अनसाउंड माइंड, जो मदर और फादर है उनको अनसाउंड माइंड डिक्लेयर कर दिया गया, या फिर उस बच्चे के माता पिता का पता ही नहीं है, पेरेंटेज ऑफ द चाइल्ड इज नॉट नोन, तब फिर वो गार्जियन क्या करेगा, विथ प्रीवियस परमिशन ऑफ द कोर्ट, तब बच्चे को कंसेंट लेकर के कोर्ट की बच्चे को एडॉप्शन में दे सकता है। और किसे दे सकता है, खुद को भी दे सकता है, टू एनी पर्सन इंक्लूडिंग द गार्जियन हिमसेल्फ, अपने आप को भी दे सकता है और किसी दूसरे पर्सन को भी दे सकता है। और इन सब बातों को, इसमें हिंदू इन सब बात, परिवर्तन हुआ तब भी अप्लाई हो जाएगा ये? बस ये पॉइंट एक और छोटा सा है, बात सुन लीजिए। पैरामाउंट कंसिडरेशन ऑफ चाइल्ड, और जब कोर्ट परमिट करने की बात करेगा, परमिशन देने को कंसीडर कर रहा होगा, तब किस बात को ध्यान रखेगा, पैरामाउंट कंसिडरेशन ऑफ चाइल्ड, जो चाइल्ड है उसके वेलफेयर को, उसके हित को सर्वोपरि ध्यान में रखते हुए वो परमिशन देगा, या जैसे भी स्थिति होगी ग्रांट करेगा। हाँ, आप बताइए क्या पूछ रहे हैं। सर जैसे मदर फादर ने हिंदू कन्वर्ट कर लिया हो दोनों ने, तो अगर गार्जियन है तो अप्लाई हो जाएगा ये? आपका क्वेश्चन अपने आप में क्लियर नहीं। आप कह रहे हैं कि मदर फादर ने हिंदू कन्वर्ट कर लिया, आपने बताया कि रिनाउंस द वर्ड हो गया, और ये धर्म परिवर्तन भी अगर कर दिया माँ बाप ने तब भी हो जाएगा ये? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, धर्म परिवर्तन मीन्स कि अदर देन हिंदू, यानी मुस्लिम, क्रिश्चियन, ज्यूज, पारसी, ओके। अगर वो जैन बन जाते हैं, बुद्धिस्ट बन जाते हैं, सिख बन जाते हैं, तो फिर रिस्ट्रिक्शन नहीं है, वो रिस्ट्रिक्शन अदर देन हिंदू पे ही होगा। अब आ जाइए, हु कैन एडॉप्टेड, यानी किसे लिया जा सकता है, यानी बच्चा कैसा होगा। तो हु कैन एडॉप्टेड, एनी पर्सन मेल फीमेल, यानी वो बच्ची हो चाहे बच्चा हो, उसे एडॉप्शन में लिया जा सकता है। हिंदू होना चाहिए, नॉट ऑलरेडी बीन एडॉप्टेड, पहले से उसका एडॉप्शन ना हुआ हो, नॉट बीन मैरिड, यानी वो उसका विवाह ना हुआ हो, अगर कस्टम अलाउ करेंगी तब मैरिड पर्सन का भी एडॉप्शन हो सकता है। नॉट कंप्लीटेड द एज ऑफ 15 ईयर, उसने 15 ईयर्स की एज कंप्लीट ना की हो, लेकिन इस 15 ईयर्स एज को और मैरिड पर्सन के एडॉप्शन को, दोनों को कस्टम और यूजेस जो है अलाउ करते होंगे, तब वो मान लिया जाएगा। यानी इसमें कुल 5 कंडीशन क्या क्या है, एनी पर्सन, मेल फीमेल कोई भी हो सकता है, हिंदू होना चाहिए, नॉट ऑलरेडी बीन एडॉप्टेड, पहले से उसका एडॉप्शन ना हुआ हो, नॉट बीन मैरिड, नॉट कंप्लीटेड द एज ऑफ 15 ईयर। लेकिन जो बाद वाली 2 कंडीशन है, मैरिज को लेकर के और 15 ईयर्स की एज को लेकर के, अगर उसकी कस्टम उसको अलाउ करती होंगी, तो फिर इन दोनों कंडीशन में भी एडॉप्शन हो सकता है। यानी 15 साल से बड़े व्यक्ति का एडॉप्शन हो सकता है और विवाहित व्यक्ति का भी एडॉप्शन हो सकता है। तो ये लेने वाले, देने वाले और जिसका एडॉप्शन हो रहा है, उन लोगों से संबंधित ये टर्म्स एंड कंडीशंस थी। अब अदर कंडीशन की बात कर लेते हैं कि अदर क्या क्या कंडीशन होनी चाहिए। तो सन का अगर एडॉप्शन हो रहा है, यानी आप बच्चे को एडॉप्ट कर रहे हैं, मेल चाइल्ड को एडॉप्ट कर रहे हैं, तो आपके पास अपना जो है वो सन नहीं होना चाहिए, सन का सन नहीं होना चाहिए, सन के सन का सन नहीं होना चाहिए, यानी 3 जनरेशन तक के सन आपके पास नहीं होना चाहिए। डॉटर को आप एडॉप्ट कर रहे हैं, यानी फीमेल चाइल्ड को एडॉप्ट कर रहे हैं, तो आपके पास डॉटर नहीं होनी चाहिए और डॉटर की डॉटर नहीं होनी चाहिए। 2 जनरेशन तक की
फीमेल चाइल्ड आपके पास नहीं होनी चाहिए। अब इसके बाद नेक्स्ट है कि अगर मेल फीमेल चाइल्ड को अडॉप्ट कर रहा है या फीमेल जो है वो मेल चाइल्ड को अडॉप्ट कर रही है, तो दोनों के बीच में 21 ईयर्स का गैप होना चाहिए। और इसके बाद किसी बच्चे का साइमल्टेनियसली एडॉप्शन नहीं होगा, यानी मैं और आप दोनों लोग मिल करके किसी बच्चे को अडॉप्ट नहीं कर सकते हैं, या मैं और मेरा भाई हम दोनों लोग मिल करके किसी बच्चे को अडॉप्ट नहीं कर सकते हैं। साथ साथ ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि पहले ही रोक लगा दी है गई है कि कोई भी बच्चा पहले से अडॉप्टेड होगा तो उसका अडॉप्शन नहीं होगा, वो भी रोक है। और उस रोक को आप डिफीट करने के लिए साथ साथ करें, अच्छा पहले से अडॉप्टेड नहीं होना चाहिए, लाओ हम लोग साथ साथ अडॉप्ट कर लेते हैं, तो ऐसा भी पॉसिबल नहीं है। यानी एक बच्चे का एक ही बार अडॉप्शन होगा और एक ही व्यक्ति करेगा। इसका पूरा अगर सेंस आप देखें तो ये निकल के आ रहा। इसके बाद एक्चुअली गिवन एंड टेकन, जो व्यक्ति दे रहा है वो इंटेंशनली वास्तव में उसे दे दे, यानी हैंड ओवर कर दे। ये नहीं कि एडॉप्शन फॉर्मली आपने दिखावे के लिए डॉक्यूमेंट में एडॉप्शन दिखा दिया और वो बच्चा वास्तव में अपने गार्जियन के पास है, ऐसा नहीं होगा। वास्तव में वो अपने एडॉप्टेड फादर और मदर के पास चला जाएगा और सारे संबंध समाप्त हो जाएंगे। ये मकसद है लॉ का या इस एक्ट का, ताकि आप लॉ के प्रोविजन को डिफीट करने के लिए चीटिंग के तरह से एडॉप्शन को फॉलो ना करें। नेक्स्ट है दत्ता होम सेल नॉट बी एसेंशियल, यानी जो आपके रीति रिवाज हैं, हवन पूजन है, ये सब बाध्यकारी नहीं है। इन ऊपर वाली कंडीशंस को आपने फॉलो कर लिया तो वैलिड एडॉप्शन हो जाएगा। अब इसके बाद जो इफेक्ट ऑफ एडॉप्शन की बात की जा रही है कि एडॉप्शन तो हो गया, उसका इफेक्ट क्या होगा, तो उसका इफेक्ट ये होगा कि डीम्ड टू बी नेचुरल बर्न चाइल्ड, बच्चा जो है नेचुरल चाइल्ड यानी सन या डॉटर मान लिया जाएगा। टाइज विथ ओरिजिनल फैमिली स्टैंड एक्सटिंग्विश्ड, पुरानी उसकी फैमिली से उसका संबंध समाप्त हो जाएगा। लेकिन इस संबंध के समाप्त होते हुए भी मैरिज के जो रिस्ट्रिक्शंस हैं, यानी प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप और सपिंडा रिलेशनशिप, ये बनी रहेंगी। वो अपनी पुरानी फैमिली में भी प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप में मैरिज नहीं कर सकता या सपिंडास के बीच में मैरिज नहीं कर सकता। अब इसके बाद उस बच्चे के पास जिसका एडॉप्शन हुआ है, अपनी ओल्ड फैमिली में कोई प्रॉपर्टी उसमें वेस्ट कर चुकी थी, तो वो एडॉप्शन की वजह से डिवेस्ट नहीं होगा। और इसी तरह से एडॉप्ट करने वाली फैमिली में किसी व्यक्ति ने कोई प्रॉपर्टी किसी पर्सन में वेस्ट कर चुकी थी, तो इस एडॉप्शन की वजह से वो डिवेस्ट नहीं होगा। यानी पुरानी फैमिली में जो बच्चा ले करके प्रॉपर्टी आ रहा है वो ले करके आएगा, और यहाँ पे किसी को मिल चुकी थी तो वो उससे वंचित नहीं होगा। नेक्स्ट, फादर हैव राइट टू ट्रांसफर, यानी मान लीजिए मैंने बच्चे को गोद लिया, मैंने अडॉप्ट किया किसी बच्चे को, और मेरी जो अपनी प्रॉपर्टी पहले से थी, तो उस प्रॉपर्टी को मैं ट्रांसफर कर सकता हूं एडॉप्शन के बाद भी। एडॉप्शन की वजह से मेरे अपने ट्रांसफर के राइट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट, वैलिड एडॉप्शन नॉट टू बी कैंसल्ड, यानी किसी एडॉप्शन को एक बार हो जाने के बाद अगर वो वैलिड एडॉप्शन था तो फिर कभी भी किसी भी हाल में उसे कैंसल नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट, प्रिजम्पशन रिगार्डिंग वैलिडिटी, यानी कि अगर ये सारी कंडीशन फुलफिल हो रही हैं तो प्रिज्यूम किया जाएगा कि जो एडॉप्शन हुआ है वो वैलिड एडॉप्शन है। अगर कोई इस तरह से विपरीत साबित करना चाहता है तो उसे साबित करना पड़ेगा कि हाँ इसमें कोई इनवैलिडिटी है। नेक्स्ट, नो पेमेंट रिगार्डिंग एडॉप्शन, यानी कोई भी पेमेंट नहीं किया जाएगा किसी भी पार्टी की तरफ से, कोई लेन देन नहीं होगा, ताकि आप एडॉप्शन की आड़ में कोई सेल परचेज, यानी दूसरी तरह से आप कहना चाहें कि इमोरल ट्रैफिकिंग को बढ़ावा न दें आप एडॉप्शन के रूप में। अगर आप ऐसा करते हैं कोई लेन देन, तो 6 मंथ तक की आपको 6 मंथ तक का इम्प्रिजनमेंट या फाइन या दोनों आपके ऊपर इम्पोज किया जा सकता है। और एक केस था इसमें खजान सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जिसमें दिल्ली हाई कोर्ट ने डिसाइड किया था कि एडॉप्टिव चाइल्ड जो है वो अपने फादर की कास्ट को एडॉप्ट कर लेता है, इसलिए उसे कास्ट के बेस पे जो रिजर्वेशन होगा उसके लिए वो एलिजिबल हो जाएगा और उसे उसका लाभ मिलेगा। और इसके अलावा एक एडॉप्शन का जो प्रोविजन है वो जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015 में दिया गया, उसके चैप्टर 8 में। तो वहाँ जो है प्रोविजन थोड़ा सा अलग है, तो उस वहाँ के कोई प्रोविजन को अगर आप कभी देखें पढ़ें तो ये यहाँ पे अप्लाई करके आप कंफ्यूज ना हो। वहाँ के प्रोविजन सेकुलर प्रोविजन है, वहाँ धर्म से रिलेटेड नहीं है, इसलिए वहाँ के प्रोविजन थोड़ा सा अलग हैं
और जानबूझ करके बनाए गए हैं ताकि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी एडॉप्शन में पार्टिसिपेट कर सकें। उसका पर्पज ही यही है। तो इसलिए वहाँ पे चीज़ें थोड़ा अलग हैं और वहाँ को लेके आपका कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने भी डिसाइड किया कि वो सेकुलर प्रोविजन है और वो हमारे कंट्री के लिए, लोगों के लिए बेनिफिशियल है, उसका लाभ लोग उठा सकें, उठाना चाहिए। तो वो अलग प्रोविजन है, उसको हम लोगों को आपस में मिलाना नहीं है। तो अब जो है मेरा गला अब थोड़ा सा साथ नहीं दे रहा है, तो आपका कोई कंफ्यूजन क्वेरी हो तो पूछ लीजिए, या अदरवाइज अब हम लोग टाइम अगर मिला हम लोगों को तो किसी नेक्स्ट क्लास में। सर ये जो हिंदू लॉ का जब पेपर आएगा उससे 1-2 दिन पहले जो बैलेंस बचा हुआ वो आप अगर मैनेज करा सकें तो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अभी तो क्लास मिल नहीं और रही। सही बोला है जी इन्होंने, बहुत अच्छा आपने बड़े शॉर्ट में जल्दी करा दिया और इसके लिए आपका धन्यवाद। अरे आप एग्जाम से सभी पहले का जरूर धन्यवाद बोले। कि आप लोगों ने हाँ जी। हाँ, हाँ। आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम जरूर में, बता दें एक बार। हाँ तो मैंने जो भी टॉपिक उठाया था सब इम्पोर्टेंट है, इसमें कुछ ऐसा है ही नहीं कि जो आपको अभी इसमें कुछ छोड़ना है। और आगे भी जो बताऊंगा वो इम्पोर्टेंट ही बताऊंगा। तो इसमें अब इम्पोर्टेंट का क्वेश्चन मन से हटा दीजिए, सब इम्पोर्टेंट है जो मैं बात कर रहा हूँ। अब दूसरी बात ये करनी है आपसे कि आपको कोई क्वेश्चन स्किप नहीं करना है, कोई क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। क्योंकि आप एक सेमेस्टर दे चुके हैं, अब थोड़ा सा आपको स्ट्रेटजी बनाने में आसानी होगी। आपको ये लग गया होगा कि कहाँ क्या गलती की आपने, तो क्वेश्चन छूट गया था, क्या प्रॉब्लम आ रही थी आपको, तो उन प्रॉब्लम को आपको सॉर्ट आउट करना है। और किसी भी हाल में, किसी भी क्वेश्चन में भले आप एक ही लाइन लिखिए, 5 ही लाइन लिखिए, लेकिन आपको सभी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है जो क्वेश्चन आपको कहे गए हैं अटेम्प्ट करने के लिए। जैसे मान लीजिए सी वाले ग्रुप में आपको कहा गया है कि 5 क्वेश्चन है, इसमें से 3 को अटेम्प्ट करना है। तो मेरा कहने का मतलब कि तीनों को अटेम्प्ट करना है, उन 3 में से कोई छोड़ना नहीं है। अब कैसे, क्या स्ट्रेटजी बनानी है आपको? पहली कोशिश ये करिए आप कि जो लॉन्ग क्वेश्चन है उन्हीं को पहले लिखिए, और उन लॉन्ग में जो 3 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं उनमें जो सबसे अच्छा आपको आता हो सबसे पहले उसको अटेम्प्ट करिए। क्योंकि सीरियल से अटेम्प्ट करना ये आपके लिए नेसेसरी और कंपलसरी नहीं है।